पिछले लेक्चर में हमने तीन क्वांटिटी की बात की थी, एक कूलम फोर्स, दो चार्जेस के दरमियान, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और उसमें बताया था कि इन फ़र्क ये बताया था कि कूलम फोर्स वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और उसके मुकाबले में फ्लक्स स्केलर है, उस लिहाज से ज़्यादा आसान है। लेकिन एक और लिहाज से इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा आसान है, जो उसमें खूबी है, और वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो दो चार्जेस की पोजीशन पर डिपेंडेंट है। पहले चार्ज की पोजीशन पता हो तो दूसरे चार्ज की पोजीशन पता हो तो उनकी सेपरेशन पता होगी, तो आपको इलेक्ट्रिक फोर्स पता होगी। क्योंकि ये दो पोजीशन पर डिपेंडेंट है, तो इस लिहाज से अब ये नई टर्म आप सीखें, ठीक है, क्योंकि दो चीज़ें अगर दो पोजीशन पर डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये कूलम फोर्स है, तो वो लोकल, ये टर्म है क्रूशियल, ठीक है, वो लोकल नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक पोजीशन पर है। अगर आपके यहाँ टेस्ट चार्ज है, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आप बताते हैं, इस जगह पर, आपको कुछ और जगह जाने की जरूरत नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका फार्मूला आपको पता है तो उस जगह, एक जगह पर पता है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लोकल है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में भी ये डिस्कशन इसमें इस लेक्चर का मौजू है। लेकिन जो नेट रिज़ल्ट है उसका ये है कि हमें एक ऐसी क्वांटिटी चाहिए जिसमें फ्लक्स वाली खूबी भी हो, यानी वो स्केलर हो, और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाली खूबी भी हो, यानी वो लोकल हो, एक पोजीशन पर हो। और उससे जो बनेगी वो गॉसेस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म बनेगी। ये जो डिफरेंशियल फॉर्म लिखा है ना, और जो डिफरेंशियल फॉर्म गॉसेस लॉ है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की चार जो बेसिक इक्वेशन है, मैक्सवेल इक्वेशन, उनमें जो है वो डिफरेंशियल फॉर्म है, लोकल फॉर्म है, और लोकल होना ज़रूरी है। अब लोकल और जैसा गॉस लॉ है या किसी भी लोकल या डिफरेंशियल फॉर्म तो शायद आपके लिए पुराना लफ्ज़ हो, लोकल मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन बहरहाल ये डिफरेंशियल फॉर्म या लोकल फॉर्म और इंटेग्रल फॉर्म ये आपके लिए पुराना लफ्ज़ है। लेकिन मैं ऐसे करूँ कि जो इंटेग्रल फॉर्म है वो एक रीजन पर डिपेंडेंट है, वो ग्लोबल फॉर्म है। तो आप किस तरह कहना चाहिए, ज़्यादा मशहूर तो ऐसे ही है कि डिफरेंशियल फॉर्म और इंटेग्रल फॉर्म। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा इस लेक्चर में इंशाल्लाह कि एक लोकल फॉर्म और ग्लोबल फॉर्म, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कहलाते हैं डाइवर्जेंस या गॉस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम या गॉस थ्योरम। तो ये इस लेक्चर का टॉपिक है। पहले मैं आपको बता दूँ लोकल क्वांटिटी क्या होती है। जो लोकल क्वांटिटी की डेफिनेशन ये है कि अगर एक पॉइंट पर होगी तो वो उसी की पोजीशन पर डिपेंडेंट होगी, किसी और पोजीशन पर डिपेंडेंट नहीं होगी। इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे एक्सेलरेशन है, अगर आपने किसी पोजीशन एक्स पर एक्सेलरेशन जाननी है तो आपको फोर्स चाहिए उसी पोजीशन एक्स पर। ये टी के बारे में भी ये बात है, लेकिन पहली बात एक वक्त में दो कॉम्प्लिकेशन ना कर लें। फिलहाल अभी एक्स पर सीखें कि एक्स हर जगह एक एक्स का जिक्र है। देखें ये जो भी इसकी तारीफ में आप इसे पढ़ लें या ना पढ़े, फार्मूला ही बता रहा है, मतलब में ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है कि एक एक्स पर जो चाहिए उसके लिए इनपुट भी उसी एक्स पर है, किसी दूसरी पोजीशन का कोई जिक्र नहीं है। अब एक और, अगर आप ये अभी तो मैंने कहा था ना फोर्स का फार्मूला नहीं बताया था। अगर आप कहते हैं फोर्स का फार्मूला बता दें तो मिसाल के तौर पर मैं आपको ये बताता हूँ, हुक्स लॉ, स्प्रिंग फोर्स का फार्मूला है। तो स्प्रिंग फोर्स के फार्मूले में क्या है, अगर एक्स है ना तो इस एक्स को भी मुझे ब्लू कलर करना चाहिए था। तो अगर एक्स फोर्स एक्स पर चाहिए तो आपको वही एक्स चाहिए, कोई और एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए, किसी और जगह नहीं चाहिए। और अगर उस जगह पर है, जिस तरीके से अगर आपको कोई एक एक्स पर फोर्स चाहिए ये ग्राफ के मुताबिक, तो बस वो पोजीशन का पता होना चाहिए, और उस पोजीशन पर जो स्प्रिंग जिस तरीके से है, किसी और पोजीशन को जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक ही पोजीशन पर डिपेंडेंस, ये लोकल है। अच्छा, एक और मिसाल ये, बल्कि जो पिछले लेक्चर में जहाँ से अभी बात मैंने बोलने में किया और अभी तक लिखने में नहीं आता, और जो कि पूरे पिछले लेक्चर का टॉपिक रहा है, यह कि फोर्स जो है ना, अगर आपको फोर्स चाहिए तो अगर आप कूलम ला सकेंगे तो आपको दो पोजीशन चाहिए, पहले चार्ज की और दूसरी चार्ज की। लेकिन अगर आपने इंफॉर्मेशन डाली है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो एक पोजीशन का फंक्शन है। आपको टेस्ट चार्ज पर की जगह पर, एक जगह पर आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो और उसी का टेस्ट चार्ज की वैल्यू पता हो, तो उस जगह पर फोर्स मौजूद है। जितनी बात हो रही है वो एक पोजीशन की हो रही है और एक टाइम की हो रही है।
अब ये आप चाहे ये रोक कर पढ़ लीजिएगा अगर आपने पढ़ना है, पॉज करके वीडियो को। मैं इसके ऊपर वक्त इस पर नहीं लगाता, क्योंकि उसकी वजह की जो बात है मैं वो असल में मैं कर चुका हूँ, यही बातें लिखी हुई हैं। अच्छा, अब एक और टॉपिक है लोकल क्वांटिटी नहीं, लोकल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें शायद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका मतलब ये इतना फ़र्क ही पड़ेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें टर्म्स होंगी, डेरिवेटिव होगी या दूसरी होगी। तो अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन लोकल होगी, अभी तक तो क्वांटिटी लोकल की बात कर रहे थे ना, अब डिफरेंशियल इक्वेशन लोकल होगी अगर एक जो डेरिवेटिव है किसी एक जगह पर डेरिवेटिव करना है तो उसी जगह पर आपको सारी क्वांटिटी चाहिए। अच्छा, अभी तक मैं जगह की बात कर रहा था, लेकिन असल बात तो मैथमेटिक्स है। वो जगह के लिए भी हो सकता है, पोजीशन के लिए भी हो सकता है, और मैथमेटिक मतलब टाइम के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें ये अब एक दूसरी मिसाल ले लें कि टाइम पर है, अगर एक टाइम पर डेरिवेटिव चाहिए, अगर आप यहाँ लिखा हुआ है ना कि वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो आपको जो डेरिवेटिव चाहिए वो एक्स की वैल्यू है टी चाहिए, टी की एक वैल्यू पर चाहिए, तो जो आपको डेरिवेटिव चाहिए वो उसी टी की वैल्यू के लिए चाहिए। एक ही पोजीशन कह लें, अगर पोजीशन में लोकल कहना है, टाइम कह दें अगर टाइम में लोकल कहना है, लेकिन क्वांटिटी एक ही रहेगी। अब अगर आपको क्वांटिटी चाहिए तो डेरिवेटिव उसी जगह पर होगा। अब मैं मेरे ख्याल में थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, तो शायद पता नहीं करना चाहिए था, ठीक है। वो ये है कि जो अब लोकल की अहमियत ये है कि जितनी आपकी फिजिक्स की फंडामेंटल इक्वेशंस हैं वो सारी लोकल हैं। अभी एक तो अब न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये बता कि न्यूटन सेकंड लॉ है मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स। लेकिन आज की 21वीं सदी में ये न्यूटन सेकंड लॉ फिजिक्स के बुनियादी असूलों में तो शामिल नहीं है। तो बुनियादी असूलों में 4 इंटरेक्शंस हैं, चारों उनमें से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है, उसकी बुनियादी इक्वेशन जो है ना वो कहलाती है मैक्सवेल इक्वेशन। तो वो इस कोर्स के आखिर में वहाँ भी देख सकते हैं। और बाकी जो ग्रेविटेशन की जो फोर्स है, आइंस्टाइन की जो थ्योरी है वो भी लोकल है। और जो न्यूक्लियर फोर्स, जो दोनों तरह की न्यूक्लियर फोर्स होती हैं, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक वीक न्यूक्लियर फोर्स, उन इंट्रैक्शन है टेक्निकल लफ्ज़, और उनकी जो बेसिक इक्वेशन है वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो भी लोकल हैं। तो ये लोकल होने की अहमियत आप ये देख लें। इस लिहाज से ये सिर्फ ये आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं, आप पूरी फिजिक्स सीख रहे होंगे अगर आप ये लोकल का लफ्ज़ सीख लें। थोड़ा सा नया है, आप तवक्को जो कर रहे थे कि स्टैटिक होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होगी, इस तरह के नया टॉपिक नहीं होगा, लेकिन इसकी फ़िज़िक्स में बहुत अहमियत है। अच्छा, इसको हाँ, अगर आपने करता ना कि अगर आपने ये बातें देखनी है जो मैं कह रहा हूँ, मैं आपके सामने लिख तो नहीं सकता कि कौन से 4 फंडामेंटल इंटरेक्शंस हैं, लेकिन अगर आप मिसाल अगर आप कोई नाम जानते हो, ग्रेविटेशन कह दें तो आप, और इस कोर्स के लिए सब रेलिवेंट है कि दूसरा इंटरेक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, आप गूगल कर दें तो ये तो मैं कहूँगा एकेडमिक सबसे ज़्यादा बात तो ये है कि आपको बहुत सारे पेजेस मिल जाएंगे। किसी जो एक पेजेस को देख लें, आपको पता होगा कि ये पेज है और उसने ये फंडामेंटल इक्वेशन लिखी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, और वो लोकल है। और अगर आप जल्दी में हैं तो आप किसी एआई से पूछ लें, या वेट एंड सी का मतलब है इस कोर्स के आखिर होने का इंतजार करें कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो आप देखते हैं कि इस कोर्स के में भी आखिर में भी कि वो लोकल हैं। अच्छा, अगली बात, अच्छा अब अगर आप समझें कि शायद हर चीज़ लोकल होती है, तो एक मिसाल ही आप इसे मुझे बता दें कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या ये लोकल है इन टाइम। अगर आपको टी, ये मैंने क्वेश्चन किया, 1 मिनट मैं आपको देता हूँ, चाहे पॉज करके ज़्यादा टाइम ले लें, आप बताएं ये लोकल है कि नहीं है। इसको अगर टी पर आपको क्वांटिटी चाहिए तो आपको डेरिवेटिव मतलब t-1 पर अगर आपको क्वांटिटी चाहिए तो क्या आपको डेरिवेटिव t-1 पर ही चाहिए, या उल्टा कर लें कि अगर t पर डेरिवेटिव चाहिए तो क्या क्वांटिटी t पर ही चाहिए, t से डिफरेंट पर चाहिए। अगर t पर ही चाहिए होगी तो लोकल होगी, लेकिन यहाँ तो t पर नहीं है। ये सुर्ख रंग का जो ख़तरा है ना, इसका मतलब है कि ये लोकल नहीं है, ठीक है। ये नॉन लोकल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उसकी वजह यह है कि टी पर जो कुछ आपको चाहिए वो टी से नहीं मिल रहा, t-1 किसी और टाइम, किसी और पोजीशन कह लें, यहाँ तो वैसे कोई और टाइम है उस पर चाहिए, तो किसी और क्वांटिटी पर होगी। अच्छा, अब आप इसके बारे में बताएं, अगले के बारे में 1 मिनट। ये डिफरेंशियल इक्वेशन लोकल है। अगर आपको टी पर डेरिवेटिव चाहिए तो आपको सारी वैल्यूज चाहिए
0 से लेकर t तक, सिर्फ t नहीं, t से कम, अगर t 4 है तो आपको 0 से 4 सारी वैल्यू चाहिए। तो अगर आपको इतनी सारी वैल्यू चाहिए होगी तो डिफरेंशियल इक्वेशन लोकल होगी। सोचिए, मैं तो ये जवाब ये है कि ये लोकल नहीं होगी, नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, क्योंकि उसकी वजह है कि टी पर डेरिवेटिव को कैलकुलेट करने के लिए आपको टी मजा तो वही बात है, अगर 4 है तो आपको टी की या टी प्राइम की 0 से 4 तक सारी वैल्यू चाहिए तो आपको 4 पर था, लेकिन उसके लिए आपको 0 भी, 0.1 भी, 0.2 भी, कहते हैं इन्फिनिट वैल्यूज है 0 से 4 तक सारी वैल्यूज चाहिए। तो इसका मतलब आपको टी का एक पूरा रीजन चाहिए। रीजन अच्छा लफ्ज़ मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ क्योंकि मेरा असल टॉपिक आगे फ्लक्स है। तो फ्लक्स जो होता है, ये पिछले लेक्चर में इंट्रोड्यूस हो चुका है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो होता है, अगर मैं इसका लफ्ज़ों में बताऊँ करूँ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पूरे एरिया पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की पूरे रीजन पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की सारी वैल्यूज़ हैं, तो मेरा ख्याल आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसका मतलब है कि फ्लक्स वो लोकल है कि नहीं है। ये पूरे सरफेस पर डिपेंड करता है, किसी एक पोजीशन पर नहीं। तो मेरा ख्याल आंसर मैं आपको बता ही चुका हूँ ऑलमोस्ट, ठीक है ना, कि ये लोकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो इसे अब भी चाहिए, अब मैंने कहा था कि हमारा टारगेट इस लेक्चर का ये है कि ऐसी क्वांटिटी जो कि जिस फ्लक्स की तरह स्केलर हो लेकिन वो लोकल भी हो। तो अगर उसका तरीका ये है कि पहले फ्लक्स को ही चेंज करके लोकल बना ले, और फ्लक्स को अगर अपने लोकल बनाना है तो उसका तरीका ये है कि जो फ्लक्स हो वो सरफेस, ऐसे ये ओपन सरफेस कहते हैं ना, खुली सरफेस, जिसके किनारे, जिसके अंदर बाहर आप कह नहीं सकते, सिर्फ लेफ्ट राइट कह सकते हैं, ऐसी नहीं होनी चाहिए। एक सरफेस जिसका एक अंदर हो और एक बाहर हो, जैसे एक स्फीयर होता है, ठीक है, और उसके अंदर जो वॉल्यूम है ना, जो आप कह लें सरफेस जो है, मतलब अगर वॉल्यूम अप्रोचेज टू 0 होगा 4πr², 4π/3r³, तो जो सरफेस एरिया 4πr², वो भी अप्रोचिंग टू 0 होगा। तो आप इसे वॉल्यूम कह दें, वॉल्यूम, सॉरी मुझे वक्त से थोड़ा सा पहले बता दिया। इस वक्त बात हो रही है सिर्फ सरफेस एरिया की, वैसे बात तो इकट्ठी है। सरफेस एरिया अगर अप्रोचिंग टू 0 होगा तो फिर एक नई क्वांटिटी हमें मिलेगी, ठीक है, और वो जो क्वांटिटी है वो है फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। वैसे मैंने ज़रा वॉल्यूम का थोड़ा सा वक्त से पहले बात करना शुरू करती थी, लेकिन बाल मेरे ध्यान में तो था ना कि अगर सरफेस अप्रोचिंग टू 0 होगी, इन्फिनिटेसिमल होगी, तो उसके अंदर जो वॉल्यूम है वो भी इन्फिनिटेसिमल होगा, और फिर सरफेस का फ्लक्स को डिवाइड करें वॉल्यूम से, जो क्वांटिटी आएगी वो अब ये सारी श्रिंक हो गई, ये सब कुछ एक पोजीशन पर बन गई ना इवेंचुअली एक्स पर। तो अगर एक एक्स पर होगा वही फ्लक्स होगा, वही वॉल्यूम होगा, वही रेशियो होगी, तो जो क्वांटिटी होगी वो लोकल होगी और वो स्केलर भी होगी, क्योंकि है तो फ्लक्स ही। अब हमने फ्लक्स ही खास तरह का लिया ना। चलो बार एक बाकायदा डेफिनेशन ये है, उसको कहते हैं, क्वांटिटी को कहते हैं डाइवर्जेंस किसी वेक्टर फील्ड की एट ए पॉइंट आर। अगर आपने कहा ना कि एक वैल्यू है तो उसे आर नॉट कहते हैं, हमारा जहन ज़्यादा इस तरफ जाता है कि वो एक वैल्यू है, लेकिन बार कैलकुलेट करते हुए तो आप इसे आर भी कह सकते हैं, और आर की किसी एक वैल्यू के लिए कैलकुलेट होगी, अब जो भी समझे, लेकिन बार है एक वैल्यू, आप इसे आर कहें या आर नॉट कहें, और अब मैं बार बार आर ही कहूँगा, ठीक है, अब चाहे। और वो क्या है कि अब आपने जो अभी आपका वॉल्यूम अभी तक जो पिछले लेक्चर में अभी तक जो बात हुई है वो तो वॉल्यूम 0 नहीं है, एक वॉल्यूम है, ये S1 सरफेस है और उसके अंदर V1 वॉल्यूम है। अब आप इसे छोटा करें, ठीक है, लिमिट यही चीज़ होती है ना। कैलकुलस पर मैंने वैसे 4 लेक्चर हैं मेरे, लेकिन बार इस वक्त तो मैं खाली इतना तो आप शायद लिमिट जानते होंगे कि ये क्वांटिटी छोटी हो रही है, फिर आपने इसको छोटा कर दिया, V2 वॉल्यूम कम हो गया और सरफेस भी कम हो गई। अब इसे और छोटा करें, V3 सरफेस S3 हो गई। अब ये बाकी तो ये जो इन्फिनिटी कैलकुलस है, इन्फिनिटी में ये असल में ये इंसानी दिमाग की चीज़ है इस मफहूम में कि ये इन्फिनिटी का सारा मैथ है, और इन्फिनिटी हमारे दिमाग में ही होती है। तो आपको इमेजिन करना होगा, मैं आपको तस्वीर बनाकर नहीं दे सकता, ये सिर्फ आपकी इमेजिनेशन में मदद के लिए है। आपको इमेजिन करना होगा कि ये श्रिंक होते 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 जो भी आप वॉल्यूम सोचें उससे छोटा होगा। ये टेक्निकल मैथ में डेफिनेशन है कि जो भी आप इंसान सोच ले वो वैल्यू उससे कम होगी।
तो बहरहाल हम इसे एक अपनी इंसानों की मदद के लिए इस तरीके से कहते हैं कि वॉल्यूम अप्रोचेज टू ज़ीरो होगा, या आई को बहुत ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर आपने अप्रोच सीखने के लिए बहुत सारे सरफेसेस का कंपैरिजन करना है तो पहले 1 लें, फिर 2 लें या 3 लें, लेकिन ये भी इसके 1 2 3 की कोई अहमियत नहीं है। आइडिया तो यही है कि जो मैंने लिखा है वो ये है कि बस किसी एक जगह पर जो फ्लक्स है वो भी इन्फिनिटेसिमल हो जाएगा, अप्रोच टू ज़ीरो हो जाएगा, और वॉल्यूम पर अप्रोचिंग टू ज़ीरो होगी, और उनकी जो रेशो है, अब अप्रोचिंग टू ज़ीरो को डिफरेंशियल कहते हैं, फ्लक्स का भी डिफरेंशियल होगा, वॉल्यूम का भी डिफरेंशियल होगा, इनकी जो रेशो है वो कहलाती है डाइवर्जेंस एट आर, क्योंकि आपने आर पर कैलकुलेट की थी, आप इसे आर नॉट कहना चाहें तो आर नॉट कह लें। तो ये तो होगी डाइवर्जेंस की डेफिनेशन। अब ये है कि डाइवर्जेंस का फार्मूला क्या है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में। ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। तो उसका तरीका यह है कि इंटीग्रल फॉर्म जो है, जो कि ये इंटीग्रल फॉर्म है गॉसेस लॉ के ऊपर, गॉसेस लॉ लिखा है ना, आगे हमारा टारगेट है डिफरेंशियल फॉर्म, लेकिन और वो इधर है, लेकिन अभी मैं आपको अभी समझाने में टाइम लगता है। तो आप फिलहाल इंटीग्रल फॉर्म की बात करें, जो कि पिछले लेक्चर में थी कि फ्लक्स जो है वो सरफेस है, ये क्यूब है सरफेस, इसके अंदर जो चार्ज है और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो आपका इंटीग्रल फॉर्म है। लेकिन ये पूरे क्यूब पर फैली हुई है, फैली हुई का अंग्रेजी में होगा ये कि ये लोकल नहीं है। अब इसे लोकल बनाना है तो पहले तो आप इसे वॉल्यूम पर डिवाइड करें, ठीक है, दोनों साइड पर। लेकिन इस क्यूब का जो वॉल्यूम है वो तो अप्रोचिंग टू ज़ीरो नहीं है, इन्फिनिटेसिमल नहीं है, तो उसका मतलब है क्वांटिटी तो अभी तक लोकल नहीं है। तो अगर आपने लोकल बनाना है तो आप इसे अभी मैथमेटिक्स में यही करना है ना कि इसे अप्रोचिंग टू ज़ीरो लें। ये जो क्यूब है ना, इसकी हर साइड को इन्फिनिटेसिमल लेना होगा, और वॉल्यूम भी इन्फिनिटेसिमल हो जाएगा, इन्फिनिटेसिमल का क्यूब, ठीक है, इन्फिनिटेसिमल होगा। तो फिर जो क्वांटिटी होगी ना, ये फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये मैं पिछले मैं बता चुका हूँ ना आपको चीज़ में, वो डाइवर्जेंस होगी। और दूसरी तरफ राइट हैंड साइड से आपके लिए नई चीज़ हो कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, एप्सिलॉन नॉट तो इधर भी मौजूद है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, चाहे डेंसिटी, इसके लिए रो का सिंबल है, और ये भी इन्फिनिटेसिमल के लिए है। तो ये जो है ये डिफरेंशियल फॉर्म है। अब ये तो काम हो गया। अब ये जो मैं आखिर में समरी है ना 10वें स्लाइड पर, ठीक है, उसमें 3 इक्वेशंस हैं। उसमें एक तो ये है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो 4 फाउंडेशनल इक्वेशंस हैं ना, मैक्सवेल इक्वेशन, ये उनमें शामिल है। अच्छा, उसके बाद दूसरी जो मैंने समरी में 3 इक्वेशन लिखी हैं, एक ये और दूसरी भी इसी स्लाइड पर है, और वो ये है कि इसका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में, यहाँ तो मैंने एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट्स में सारी पिक्चर बनाई है ना, इसका फॉर्मूला क्या बनता है। तो उस फॉर्मूले को सीखने के लिए आप ये करें कि फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, आप यही वॉल्यूम ही ले लें, क्यूब ले लें, मतलब जब आप अप्रोचिंग टू ज़ीरो करेंगे ना तो फ़र्क नहीं पड़ेगा आखिरकार। और ये फॉर्मूला जो एडवांस मैथमेटिक्स वालों का काम है, कोई सारी चीज़ें चेक करते हैं, आपके लिए एक मिसाल भी काफ़ी है। आपने फॉर्मूला प्रूफ करना है तो आपको किसी और किताब में पहले गूगल करें या किसी एडवांस किताबों में देखें, लेकिन ये बहुत एडवांस किताबों में दूर तो होगी, आम नॉर्मल भी किताबों में भी ये काफ़ी है, ठीक है। वो ये है कि इसके लिए अगर आप इसकी कितनी साइड्स हैं, आपको पता है क्यूब की कितनी साइड होती हैं, 6 है ना। अब मैंने यहाँ कह लिया, पहले जो दिखाया आपको वो दिखाया है अप और डाउन, ये वाली, और नीचे वाली बॉटम वाली, ठीक है। पहले इस पर कर लें। इस पर फ्लक्स क्या है, अगर ये इवेंचुअली तो हमें इन्फिनिटेसिमल लेना है ना, तो इन्फिनिटेसिमल का मतलब ये होता है कि इतने छोटे से रीजन में ये चेंज नहीं हो सकती। तो फ्लक्स सिंपली होगा इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई विद एरिया। ये आपको कोई इंटीग्रेशन या कोई वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। तो एरिया क्या है, इसका एरिया कितना है, ये जो z के परपेंडिकुलर है, z के परपेंडिकुलर क्या होगा, x और y। तो जो x के अलॉन्ग लेंथ होगी या सेपरेशन होगी वो, सॉरी मैं तो गलत दिखा रहा हूँ, तो x इधर है, ठीक है, यानी डेल्टा x, और जो y के अलॉन्ग डेल्टा y। इसको आप एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है z, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो इसकी ये अपवर्ड है। और ये तो हो गया इस अपर साइड, अपर सरफेस का फ्लक्स। नीचे वाली सरफेस का क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया, क्योंकि इसका डाउनवर्ड हो जाएगा, तो इस वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वही है तो या इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा, बहरहाल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को की जो भी z डायरेक्शन है, z अपवर्ड डायरेक्शन है, और एरिया डाउनवर्ड है, तो होगा
एरिया मल्टीप्लाई विद जेड कॉस ऑफ म्यूचुअल एंगल 180 डिग्री जो कि माइनस है। बाकी एरिया वही होगा ऊपर और नीचे होगा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। और आप इस दफ़ा जो माइनस तो आपने वो डायरेक्शन तो माइनस में ले ली और बाकी जो भी डाउनवर्ड फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा। अच्छा, उसके बाद आप आए एक्स के अलॉन्ग एक्स, इसमें तो सीर नहीं बनाई लेकिन आप इधर देखें ये है, अगर आप कहते हैं इधर पॉजिटिव एक्स है, इसके परपेंडिकुलर एरिया है डेल्टा वाई, इधर एक्स के हाँ डेल्टा वाई इधर सॉरी। और अब एक नई चीज़ होगी है, ये डेल्टा जेड भी है एक्स के, हाँ सॉरी ये मैं और नहीं कर पाया था, ये डेल्टा जेड है, डेल्टा वाई है, ये एरिया हो गया डेल्टा वाई डेल्टा जेड। और इधर एक्स राइट पे ये पॉजिटिव और इधर पिछली सरफेस पे ये नेगेटिव के साथ, और तीसरी भी है। अब एक ही स्लाइड में ज़्यादा सारी चीज़ें अगर आपको दिखानी है तो वो आपको खुद समझना होगा, वो सिमिलर है। अच्छा, अब तो ये क्या बना, ये डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, तो यहाँ से मिसाल के पहली टर्म में ये कैंसिल हो गया तो 1 डेल्टा जेड रह गया। और ये क्या ई में चेंज प्लस जेड बाई 2, यहाँ ये पूरा डेल्टा जेड है ना, तो ये मिडल से ये हाफ है, हाफ अपवर्ड। और डाउन में था एट डाउन जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड था वो माइनस जेड बाई 2 पर कैलकुलेट हुआ था, तो पर कैलकुलेट हुआ था। तो अब इसमें देखें एक्स वाई अनचेंज और सिर्फ जेड चेंज हो रहा है, तो ये कैसा डेरिवेटिव होता है कि जिसमें सिर्फ एक क्वांटिटी चेंज हो, तो ये कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। ऐसे दूसरे भी होंगे और अब जगह की कमी की वजह से मैं आपको सब दिखा नहीं रहा, लेकिन वो सिमिलर है। और जब आप इसको इन्फिनिटेसिमल ले सेपरेशन को, तो जो डिफरेंसेस होते हैं ना वो डिफरेंशियल बन जाते हैं। और ये डिफरेंशियल होगा, ये पार्शियल डिफरेंशियल होगा, क्योंकि इसमें एक्स वाई चेंज, एक्स वाई तो वही है और सिर्फ जेड चेंज हुआ, तो पार्शियल का सिंबल आपको आता है, पार्शियल है ये डी नहीं है। इससे पहले अगर मुझसे आप कैलकुलस सीख रहे हैं तो अभी तक मैंने डी कहा था, क्योंकि एक ही वेरिएबल डिपेंडेंस थी पिछले लेक्चर में। अब यहाँ क्योंकि 3 पर है, तो अगर आप एक में चेंज कर रहे हैं तो ये पार्ट ऑफ चेंज है, पार्शियल का सिंबल अगर आपके नया है तो ये सीखें, ठीक है। तो ये है जेड में पार्शियल चेंज, क्योंकि एक्स वाई चेंज नहीं हुए, और जो डिवाइडेड बाई है वो जेड के साथ है, ये क्वांटिटी है। और बाकी जो 2 सिमिलर होंगी वो आपको ये टर्म देंगी। ये वाली जो थी ना एक्स में चेंज, वो ये देगी एक्स में चेंज, और तीसरी मैंने दिखाई नहीं है, ठीक है। तो अब ये देखें, अभी सारी चीज़ें अगर अच्छा, ये दूसरी इक्वेशन है ना जो कि समरी में लिखनी है कि डाइवर्जेंस का एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट फार्मूला ये होता है, लेकिन वो मैंने इस तरीके से कंबाइन करके लिखा है समरी में कि ये डाइवर्जेंस ये क्वांटिटी थी, इसका ये वाला फार्मूला कर लें और राइट हैंड साइड वही कर लें, तो आपको क्या मिला, ये फार्मूला मिला, ठीक है। और ये जो है ना, ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में या मतलब एक्चुअल कैलकुलेशन में जब वो कहते हैं ना डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, तो उसमें लोग कैलकुलेशन करते हैं कि इस फार्मूले में वैल्यू डालते हैं। ये डाइवर्जेंस तो ज्योमेट्रिकल आइडिया था ना। और ये जो है ये डिफरेंशियल फॉर्म है और डिफरेंशियल लोकल है, क्योंकि ये श्रिंक हो गया ना एक जगह पर थी, तो जो लोकल फॉर्म है वो फंडामेंटल इक्वेशन में है, और फंडामेंटल इक्वेशन कहलाती है मैक्सवेल इक्वेशन। जो ग्लोबल है, आप ये ग्लोबल नया लफ्ज़ है, आप इसे इंटेग्रल फॉर्म कहते हैं गॉस लॉ की, शायद वो फंडामेंटल इक्वेशन में नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल इक्वेशन का इस वक्त हमारी फिजिक्स ये बनी हुई है कि उनका लोकल होना ज़रूरी है। जब तक कि फिजिक्स ड्रास्टिकली चेंज ना हो, इस वक्त जितनी भी सारी फिजिक्स है वो सब लोकल पर डिपेंडेंट है। तो आप ये लग रहा था ना कि अब छोटी सी चीज़ के लिए आप तो सिर्फ डिफरेंशियल फॉर्म की तलाश में से, मैंने आपको पता नहीं कहते होंगे कहानियों में डाल दिया, लेकिन ये जो कहानियाँ हैं ये जो लोकल की अहमियत है, ये पूरी फिजिक्स सीख रहे हैं आप, सिर्फ एक कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो आज आपके लिए एक रूट बन गया। अच्छा, अब एक बात है कि आपके पास गॉस लॉ की बात करें तो आपके पास इंटेग्रल फॉर्म भी है पिछले लेक्चर में, और डिफरेंशियल फॉर्म मैंने इससे दिखाई थी। तो उनमें से क्या है कि ये 2 अलग अलग पास्टुलेट हैं, यानी पास्टुलेट की तादाद, फिजिक्स में ना एक बड़ी स्पिरिट है कि पास्टुलेट की तादाद को कम से कम रखें। तो क्या हम इलेक्ट्रोस्टैटिक ये चार्जेस की वजह से हम दो पास्टुलेट रखेंगे, एक इंटेग्रल फॉर्म और एक डिफरेंशियल फॉर्म। फिजिक्स वाले इसे कभी पसंद नहीं करेंगे, और जो पसंद नहीं, खैर पसंद ना पसंद उनकी जो भी है, लेकिन बहरहाल उसके लिए उन्होंने दलील भी दी है, ठीक है। और दलील तो मुझे इस लेक्चर में बताना है कि असल में आपको जो पास्टुलेट में जानने की ज़रूरत है वो सिर्फ डिफरेंशियल फॉर्म है, इंटेग्रल उससे डराइव हो जाएगा। एक बार आपने डिफरेंशियल अज्यूम कर लिया तो फिर इंटेग्रल अलग से कोई आपका पास्टुलेट नहीं रह जाएगा। अच्छा, ये जो मैंने फिक्र कहा है ना, इसका
इसके प्रूफ के लिए आप बात यहाँ से शुरू करें कि अगर आपके पास एक फाइनाइट फ्लक्स से बात हो रही थी, फ्लक्स है ना, तो फ्लक्स को आप इन्फिनिट इसको पार्ट्स में डिवाइड करें और इमेजिन ये करें कि इन्फिनिट पार्ट्स में डिवाइड किया है तो हर पार्ट का जो वॉल्यूम है और फिर फ्लक्स भी है वो इन्फिनिटेसिमल है। अच्छा, क्या होगा? डिफरेंशियल फॉर्म आपको ये कहेगी। अच्छा, मैंने डिफरेंशियल फॉर्म यानी किसी एक के लिए जो फॉर्म है वो मैंने पास्टुलेट किया और उससे जो भी मैं सारा नॉलेज उससे डिराइव करना नॉलेज, इस वक्त नॉलेज से मुराद है इंटीग्रल फॉर्म। तो आपका स्टार्ट है डिफरेंशियल फॉर्म, वो ये है। और ये इनमें से आई का मतलब है ये जितने पार्ट्स हैं इनमें से हर पार्ट के लिए ये डिफरेंशियल फॉर्म वैलिड है। और आप इसे डाइवर्जेंस की डेफिनेशन लिख दें, फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, और इधर चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन लिख दें। तो उसके बाद क्या होगा कि वॉल्यूम से तो कैंसिल हो जाएगा और फाई आई हर इनमें से हर एक के लिए जो फ्लक्स है, छोटा फ्लक्स आप क्या कहेंगे, उर्दू में क्या कहेंगे आप, एक इन्फिनिटेसिमल फ्लक्स जो है हर पार्ट का, वो हर पार्ट का जो चार्ज है उससे उसके प्रोपोर्शनल और 1/ε0 कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है। अच्छा, ये हर एक के लिए ट्रू है तो फिर आपने इंटीग्रल फॉर्म करना है। इंटीग्रल एक सम होता है तो सम इंट्रोड्यूस कर देना, आपको कहीं आएगा। वो मैंने को बताया था कि लेटर एस लिखते हैं, उसको रबड़ से खींच कर अभी रबड़ से खींच कर इंटीग्रल फॉर्म बनाते हैं। तो अभी मैंने एस इंट्रोड्यूस किया, अभी रबड़ से नहीं खींचा। ठीक है, ये सम है, जो भी था इनको सम कर दिया दोनों साइड पर। तो क्या होगा? अब ये सम जो है ना, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड पर बात करें, राइट हैंड साइड तो निस्बतन आसान है समझना कि ε0 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और जो क्यू आई चार्जेस का सम वो टोटल जो सरफेस के अंदर है वो चार्ज हो जाएगा। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में ये है कि आपके जो फ्लक्सेस होंगे वो दो तरह के होंगे। एक तो फ्लक्स हर सरफेस पर होगा ना, इस वक्त सरफेस आपके इंटरनल सरफेसेस भी हैं, दो वॉल्यूम्स के दरमियान, दो रीजन्स के दरमियान, और एक आउटर मोस्ट भी है। अब जो इंटरनल है ना, अब ये देखें, ये एक भी है और ये दूसरी भी है। ठीक है, तो ये जो इन दोनों में जो एक में फ्लक्स होगा और दूसरे के फ्लक्स को क्या ख्याल है आपका, क्या अंदाजा है? कैंसिल करेगा। ये ग्रीन है अभी ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फ्लक्स की है कि आपके ये दो थी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने ये कहना चाहिए ये तस्वीर आपको पसंद है या ये तस्वीर पसंद है, जो भी है पहले यहाँ भी समझा देता हूँ फिर यहाँ समझाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, लेकिन तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने तो अपनी डायरेक्शन नहीं बदली, लेकिन एरिया ने अपनी डायरेक्शन बदल ली। ठीक है, ये यहाँ से जो आउटवर्ड था वो मेरी तस्वीर में तो आप इसे कह लें राइट की तरफ है, और इसका जो आउटवर्ड है वो लेफ़्ट की तरफ है। अब तस्वीर ये ज़्यादा आप इसे तवज्जो दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही रहा, एरिया वेक्टर ने अपनी डायरेक्शन रिवर्स की। तो एक दफ़ा ई डॉट ए अगर म्यूचुअल एंगल 0 था तो ई का मैग्नीट्यूड, एरिया का मैग्नीट्यूड ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ म्यूचुअल एंगल 180 हो गया, तो ई का वो ई वही है जितनी इन्फिनिटेसिमल में, तो ई ने तो चेंज नहीं होना इस जगह पर। तो ई का वही मैग्नीट्यूड, और एरिया अगर आप उतना ही ले लें सारे रीजन में, आपने इतना एरिया लेगा ना बाउंड्री पर। ठीक है, तो ताकि सारे करते तो एरिया आप ले लें, तो अब ई वही ए वही, लेकिन म्यूचुअल एंगल 180 डिग्री है तो कॉस ऑफ 180 डिग्री -1। अभी प्लस पहले के साथ +1 था, -1 था, नेट 0। तो ये जो इंटरनल है वो ख़त्म हो गया और आपके पास सिर्फ एक्सटर्नल, सिर्फ बाहर ये जो ग्रे है ना, सिर्फ ये बचा। इंटरनल ये जो हरे है ना, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, तो बस अगर इसे आप इंटीग्रल का सम यहाँ लिख ये टोटल पर सम है। ठीक है, अब इसे अब और अगर आप इन्फिनिट पार्ट्स में कर लें तो यही आप इंटीग्रल बना लेंगे। ठीक है, तो ये टोटल फ्लक्स है एक्सटर्नल, वो टोटल चार्ज इनक्लोज के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1/ε0 है, और ये इंटीग्रल फॉर्म है। अच्छा, अब लास्ट टॉपिक है वो ये कि ये इंटीग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म को रिलेट करने वाला मैंने आपको वादा किया था डाइवर्जेंस थ्योरम। ये और ये समरी में तीसरी इक्वेशन है, और वो ये है कि डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म के लिए ये है कि जो पार्टीशन थी, जो इंटरनल पर कैंसिलेशन ये तो 0 हो गई ना, तो एक्सटर्नल पर का जो फ्लक्स है वही टोटल सारे फ्लक्सेस के सम के बराबर है। अब आप ये सारे फ्लक्सेस का सम, इसको आप कह दें इसे VI से डिवाइड करें, हर पार्ट्स का वॉल्यूम से, हर पार्ट के वॉल्यूम से डिवाइड करें, हर पार्ट के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें। तो जब फ्लक्स को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? इतनी बात याद हुई कि नहीं हुई आपको? शायद मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, 1 मिनट से भी कम। तो फ्लक्स को वॉल्यूम पर डिवाइड करें तो
अगर आपको इन्फिनिट पार्ट में करेंगे, अभी वो 1 मिनट जारी है, आप सोचिए अगर आपने इनको इन्फिनिटेसिमल किया है तो टोटल नंबर इन्फिनिट हो गया, तो फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम इन्फिनिटेसिमल क्या होता है, डाइवर्जेंस। तो ये जो कलर है पर्पल कलर, ये क्या है, ये बन गया डाइवर्जेंस। और ये इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम है तो ये डी बन गया, D3 डी टाउ, ये ग्रिफिथ की किताब में डी टाउ है। और ये जो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे जो फ्लक्स है वो एक्सटर्नल फ्लक्स है, लेकिन अब आइंदा इंटरनल की जिक्र ही नहीं है, तो किताब में तो बार बार एक्सटर्नल क्या लिखना, उसको फ्लक्स ही लिखते हैं। और फ्लक्स की डेफिनेशन यही है कि ये असल में ये मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए नहीं बता रहा, इधर एफ ऐसा लिखा है कि कोई सा वेक्टर फील्ड हो सकता है, लाजमी नहीं है कि ये इलेक्ट्रिक हो। फ़ायदा यह है कि कोर्स में बाद में जब ये मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी तो मुझे नई इक्वेशन ना लिखना पड़ेगी, तो बेहतर आप एफ़ के साथ सीखें। कोई भी वेक्टर फंक्शन हो, उसका जो फ्लक्स होता है वो वॉल्यूम इंटीग्रल होता है उस वेक्टर फंक्शन के डाइवर्जेंस पर। इस वक्त हम बात इलेक्ट्रिक फील्ड की कर रहे हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के भी ट्रू है, और बाकी अब दूसरी ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को। ये मैथमेटिक्स की जनरल थ्योरम है और इसका नाम है गॉसेस थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम। अब समरी जैसे मैंने कहा था 3 है समरी में, एक तो पहचानते हैं क्या, खैर मैं लिखा ही हुआ है, बात तो मैं क्या पूछ रहा हूँ। ये गॉस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म है और ये कैलकुलेशन के लिए इसका फार्मूला है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, एक्स वाई जेड। मतलब कोऑर्डिनेट और भी हो सकते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, फिर फार्मूला बदल जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल एक्स वाई जेड रेक्टेंगल या कार्टियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, फार्मूला ये बनता है। और तीसरा ये डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम, ये भी मैंने किया, इसको क्या समरी करना, अभी तो 1 मिनट पहले तो ये कहा है। तो यही है। तो अगर आप अभी मैक्सवेल इक्वेशन तक पहुँचने के लिए आपको 7 और वीडियो देखनी है, तो अब आपको मैं फेसबुक पर हर दफ़ा तो नहीं मैं एडवर्टाइज़ करूँगा, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और वहीं से ही आपको ख़बर होगी कि जैसे जैसे आती रहेंगी, वरना एक दिन में तो आप 9 वीडियो नहीं देख सकेंगे। तो यहाँ तो ख़त्म करता हूँ ये वाला मैं लेक्चर।